हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? यस सर। चलिए, स्वागत है आपका बच्चा पार्टी बेसिक क्लास में। आज आपको हिंदी के बारे में कुछ विशेष चीज सिखाई जाएगी। आप लोग सीखने में तत्पर हैं? सीखने की इच्छा मन में है कुछ आज? यस सर। चलिए, तो आज आप बेहतर चीज सीखेंगे और ऐसी चीज आप सीखने जा रहे हैं जो आपके बेसिक क्लास में करके यानी कक्षा 5 से 8 से लेकर के आप आगे के क्लास में भी आपका ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होने जा रही है। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है वर्ण विच्छेद, शब्द विच्छेद या संधि विच्छेद। आज आपको समझना है वर्ण विच्छेद क्या है, शब्द विच्छेद क्या होता है और संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ण विच्छेद। और आज मुझे वर्ण विच्छेद शब्द विच्छेद में बखूबी अंतर समझ लेना है। जिस दिन हम इस अंतर को समझ लेंगे उस दिन हिंदी के लिए हमें इमला लिखना, शुद्ध वर्तनी लिखना और किसी शब्द को शुद्ध रूप में पढ़ना भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम चर्चा करते हैं पहले वर्ण विच्छेद। वर्ण क्या होता है? अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। तो आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं आ, ई, उ, ऐसे होता है। ठीक है, आ तक चलता है और इसके बाद का, खा, गा, घा ये जाकर के यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हाँ, इसमें कुछ मिश्रित अक्षर भी आपको मिलेंगे जिनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज चर्चा मुझे करना है वर्ण विच्छेद और शब्द विच्छेद। ठीक है, तो चलिए, यानी कि ये जो आपके हैं वर्ण, वर्णों को हम दो भाग में बांटते। एक होता है स्वर, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर आ से लेकर के आ, जिसमें अंक और आहा को। ठीक है, चलिए, तो जो स्वर होता है पहले स्वर व्यंजन समझ लीजिए। जो स्वर होता है ये स्वतंत्र होता है। इसको हम स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहारे के, बिना किसी की सहायता लिए लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यानी कि इसका उच्चारण भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन जो हमारे व्यंजन है, केवल और केवल व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता के पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लिख भले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आपसे कहते हैं हमने लिखा का, तो का बोलने, अगर का उच्चारण मुझे करना है, का बोलना है तो बोलिए का। तो आखिरी में हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? आ। अगर आ निकाले बिना का बोला जाए संभव है? नहीं बोल पाएंगे कोई भी वर्ण। जैसे ये का हो गया, मान लीजिए हमने लिखा मां, हमने क्या लिखा? मां। हमने क्या लिखा? ग। हमने क्या लिखा? का। सब में आ रहा है। इसका मतलब कि का, खा, गा, घा ऐसे लेकर के यहाँ तक इसमें आपका स्वर छुपा हुआ है। स्वर छुपा हुआ है, आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझे का, ये आपका वर्ण है, वर्ण को तोड़ना, वर्ण को तोड़ना यानी दो इसमें जो ध्वनियां हैं, इसके बोलने में जो हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है उसको अलग अलग करना। इसे का बोलने में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से स्वर और व्यंजन को अलग करना है। तो वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या है? हम अब एक बेसिक रूप में, एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं, बहुत हाई व्याकरणिक भाषा में नहीं, एक सामान्य भाषा में, एक बेसिक चीज में कह सकते हैं कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? इसे कहते हैं स्वर और
व्यंजन को अलग करना, स्वर और व्यंजन को क्या करना, अलग करना। स्वर और व्यंजन को क्या करना है, अलग करना। जैसे देखिए का है, का में स्वर है और व्यंजन दोनों है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम, जब इसमें से अ निकाल लेंगे तो इसे बोलते हैं आधा का, ठीक है। जिसमें से अगर व्यंजन निकल, स्वर निकल जाए उसे हम आधा का रूप दे देते हैं, तो यहाँ हलंत लगा देते हैं। अब इसमें से आ निकाल लिए ना, तो यहाँ आप लिख दीजिए आ, फिर छोटा। बात समझ आ रही है। इसी प्रकार जितने भी आपके वर्ण हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा का, तो ता को क्या लिख सकते हैं, ता हलंत धन छोटा, ये हो जाएगा आपका का। इसी प्रकार से हमने लिखा मां, तो मां को क्या लिख सकते हैं, मां हलंत धन छोटा, ठीक है, ये मां हो गया। अब ऐसे यानी कि स्वर, किसी वर्ण को, किसी वर्ण में स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्वर और व्यंजन को अलग कर देना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा कि, ये क्या लिखा गया है कि, तो का में क्या आ रहा है, ई, का में क्या आ रहा है, ई। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम का हलन, ये बिना स्वर का हो गया, इसे हम बोल नहीं सकते हैं लेकिन लिख सकते हैं, तो ऐसे हम बोल नहीं सकते, हमने लिख दिया का हलन, ओके। इसमें से छोटी ई की मात्रा है ना, तो यानी कि इसमें से हम ई निकाल लिए, तो हम ई को लिख सकते हैं का हलन छोटी ई। हमने लिखा दी, समझिएगा बात, दी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, दा हलंत धन, किसकी मात्रा है, कौन सा क्या है जुड़ा हुआ है, बड़ी, यानी ई छुपा हुआ है, ठीक है। अब छोटी ई बड़ी ई वाला कॉन्सेप्ट गया, अब क्या कॉन्सेप्ट है, ई, ई, उ, आ, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक है। फिर भी समझने के लिए आप छोटी बड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी जानकारी के लिए। तो इसमें देखिए दा हलंत धन ई यानी बड़ी, बात समझ रहे ना। ऐसे कोई हो, जैसे हमने लिख दिया जू, क्या हमने लिख दिया जू, तो जा पे किस चीज की मात्रा है, ऊ, यानी बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसको लिख सकते हैं जा हलंत धन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हुआ आपका, यानी कि एक वर्ण में स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देना, यह कहलाता है वर्ण विच्छेद। अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं शब्द विच्छेद या संधि विच्छेद। शब्द विच्छेद का क्या मतलब है, एक बड़े शब्द को शब्द विच्छेद कर। वर्ण विच्छेद, वर्ण में क्या क्या मिला है, तो वर्ण में स्वर और व्यंजन हो सकता है, तो स्वर और व्यंजन को अलग कर दीजिए, ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब शब्द विच्छेद में, तो पहले शब्द विच्छेद करने से पहले हम शब्द समझते हैं, आखिर में शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है। जैसे आपको बताओ, दो वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, लेकिन वो शब्द तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि उसका कोई मतलब नहीं निकले, जब तक कि उसका कोई मतलब ना निकले। जैसे हमने लिख दिया रा और ना, रन। अब देखो रा अलग है, ना अलग है, एक वर्ण ये है और दूसरा वर्ण ये है, दोनों वर्ण को मिला दिए, आपका क्या बन गया, शब्द। क्या बन गया, शब्द बन गया। अब ये क्या शब्द बना, रन, क्या शब्द बना है, रन। रन का मतलब होता है नहीं, रन का मतलब जानते हो, जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या लेते हैं, दौड़ के रन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर इसी को पलट दें हम, ना र, नर, नर का भी मतलब होता है,
नर हो न निराश करो मन को, कविता है ना, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, सुने होंगे कविता। तो ये हमने नर, नर माने मनुष्य, कहा नर नारी है ना, नर माने जो पुरुष होते हैं उनको नर कहा जाता है, नारी जो महिलाएं होती हैं। तो इस न और रा जो दो ध्वनियों से मिलके एक शब्द बना थी नर, तो नर क्या है, एक शब्द है, ठीक है। अब देखिए बहुत से शब्द ऐसे बनेंगे जैसे दग, या कभी कभी ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे हमने लिखा ज और ना, जन, जन माने लोग, है ना। आप लोगों ने भी सुना होगा जनसंख्या गणना हो रही थी ना, जनगणना हो रही थी, यस जनगणना हुई थी ना, हम लोग ड्यूटी लगी जनगणना में। तो जन माने लोग, गणना माने गिनती, जो गांव में या शहर में जो अपने देश में लोग रहते हैं उनकी जो गिनती हो रही थी उसी को कहा गया जनगणना। तो जन माने क्या होता है, लोग। अगर इसी को हम न ले लेते हैं, देखो ना पहले जा बाद में, दो शब्द दो वर्णों का मेल भी है, लेकिन इसका कोई मतलब निकल रहा है। जब तक दो वर्ण मिले और उनका कोई मतलब निकले, उनका कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्द हो, सार्थक अर्थ निकले, तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन अब न लिख दिए, इसका कोई मतलब हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे हम अगला शब्द और जोड़ दिए, अब क्या हो गया, नजर, क्या हो गया, तो नजर, है ना, नजर समझ गए ना, जो आंख होती है इसी को नजर कहते हैं। कहीं तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, आ रहा है नजर, कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, स्वर्ग नजर आ रहा है, ठीक है। तो शब्द समझ गए कि दो वर्ण मिले, दो वर्ण क्या हो, मिले, और जब वो मिले तो उनका कोई ना कोई मतलब निकले, वो मतलबी हो। अगर दो वर्ण मिल रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है तो उनको शब्द नहीं। बात समझ आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं अब शब्द विच्छेद। तो शब्द विच्छेद क्या है, दो बड़ा शब्द हो, कैसा शब्द हो, एक बड़ा शब्द, दो नहीं, एक बड़ा शब्द हो, एक बड़ा शब्द हो, और उस शब्द को दो भागों में, तीन भागों में तोड़ दिया जाए, उस शब्द को तोड़ दिया जाए, जो टूटन मिले, दो टुकड़े में बांट दिया जाए, और जो टुकड़ा मिले उसका भी कोई मतलब हो, इसे कहते हैं शब्द विच्छेद। और शब्द विच्छेद को ही संधि विच्छेद कहते हैं। यूं कह लीजिए, शब्द विच्छेद ही संधि विच्छेद कहता है। बात समझ गए। यानी कि एक बड़ा शब्द हो, उसको दो भाग में तोड़ दें और दोनों दो पार्ट मिले, टुकड़ा मिले, उनका अपना अपना कोई मतलब निकले। बात समझ गए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोग कहाँ आए, स्कूल। स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्यालय। क्या कहते हैं, विद्यालय। आप देखो, ये क्या लिखा हमने, विद्यालय। विद्यालय, ठीक है। ये क्या है, एक थोड़ा सा बड़ा सा धातु दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है। अब इसको देखो, हम दो भाग में तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा इसको समझिए। एक शब्द है इसमें विद्या, शब्द क्या है, विद्या। धन आलय, क्या शब्द है, आलय। आलय माने होता है घर, घर की पर्यायवाची होती है आलय, है? समझ गए। तो हम विद्यालय को दो भाग में तोड़ दिए, एक शब्द मिला विद्या और दूसरा मिला आलय। तो विद्यालय का मतलब क्या हुआ, आप लोग समझ गए होंगे, विद्या का घर। कोई विद्या ना जो तेरे गाँव में आती, हाँ, ये विद्या जो पढ़ाई लिखाई वाली बात है। ऐसा स्थान, ऐसा घर जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात होती है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, ज्ञान की बातें होती हैं,
ठीक है, उसे कहते हैं विद्यालय। तो विद्यालय, अब देखिए एक बड़ा शब्द था, क्या था ये? बड़ा शब्द था। इसको दो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ दिया। दो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया? तोड़ दिया। लेकिन शर्त है कि इनका भी अर्थ हो और इनका भी कोई न कोई मतलब निकले। ऐसे और शब्द क्या आप बना सकते हैं? कोई खड़े हो जाओ बेटा, अरुणिमा, कोई एक शब्द बोलो, उसको हम तोड़ें। कोई चीज बोलो, दिमाग में लगाओ। जैसे विद्यालय हमने शब्द बताया, ऐसे और कोई शब्द बताओ। संग्रहालय। वेरी गुड, संग्रहालय। वाह भाई, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया शब्द चुना इन्होंने। अरुणिमा ने बहुत बढ़िया शब्द चुना है भाई। इन्होंने कहा संग्रहालय। संग्रहालय, ठीक है। तो इसको आलय जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ आलय आलय कर लो। आलय माने घर, और इधर क्या था? संग्रह। संग्रह धन आलय। संग्रह माने क्या होता है? जैसे कहा गया है कि धन का संग्रह करो, मतलब क्या? अगर आपसे कहा जाए नहीं, तोड़ना नहीं, संग्रह का मतलब क्या होता है? सबका मतलब जानो ना। यदि कोई बताएगा संग्रह का मतलब? बांटना। नो, बांटना नहीं। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अब बोलोगे नहीं। कहा धन संग्रह करो, संचित करना। संचित करना भी इकट्ठा करना है ना। बात समझ गए? संग्रह माने किसी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। संग्रह। आलय, ऐसी जगह, ऐसा घर जहां पे चीजों को संग्रहित किया गया हो, चीजों को इकट्ठा किया गया हो। और संग्रहालय में ऐसा नहीं है कूड़ा का बड़ा हो। संग्रहालय में जो जिनसे आपके फ्यूचर में कुछ सीख मिले, ऐसी पुरानी चीजों को या नई चीजों को आप व्यवस्थित ढंग से संग्रह करिए, सुरक्षित तरीके से रखिए। इन्हें पूरे ढेर तौर में भर दीजिए, हैं? अब देखिए, जैसे संग्रहालय, या इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूजियम, है ना। अभी मैं पिछले सप्ताह छुट्टी हुई थी जनगणना के बाद, मैं गया था सारनाथ, बनारस के आगे पड़ता है ना। तो वहाँ संग्रहालय है, बहुत बड़ा संग्रहालय। तो वहां पे हमने देखा जो पुराने जमाने में जैसे लोगों का जीवन जब था पुराने काल में, तो वहां मिट्टी के घड़े पाए गए, है ना। उसको मृदभांड कहा जाता है। वहां पे पुरानी तरीके की हंसिया पाई गई, खुरपी पाई गई, रोटी बेलने वाला मिट्टी का बेलन नहीं पाया गया खुदाई में। तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो पूरा काल की मिलती हैं, पुराने समय की मिलती हैं, जिनसे मुझे ऐतिहासिक नॉलेज होता है, इतिहास ज्ञान होता है, उनको वहां पर संग्रहित किया गया है, मतलब इकट्ठा किया गया है। इसके बाद हम गए थे आपके प्रयागराज, वहां पर जो जवाहरलाल नेहरू का मकान था पहले, क्या नाम है उसका? नाम नहीं दिमाग में आ रहा है। वहां पर भी संग्रहालय है। वहां उनका चश्मा है, डंडा है, उनके कपड़े रखे हुए हैं सुरक्षित, है। वहां एक तारामंडल भी है। देखो कौन सा भवन कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझको, बहुत प्रसिद्ध जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। तो संग्रहालय यानी संग्रहालय को हम तोड़ दिए तो संग्रह और आलय जो सार्थक शब्द मिल गए, इसे कहते हैं संधि विच्छेद या शब्द विच्छेद। लेकिन जब हम संग्रह और आलय को जोड़ करके संग्रहालय बना देंगे, ये हो गया संधि करना, ये हो गया संधि विच्छेद। ऐसे आपके विद्यालय में शौचालय बना है, क्या बना है? शौचालय। ये बना, जब इसको हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? शौच धन आलय, ठीक है। शौच माने फ्रेश होना,
आने वाली है। समझ गए ना? यस सर। तो मतलब इसका निकला। तो आप यही समझना है कि वर्ण विच्छेद क्या है। एक वर्ण में उसमें जो स्वर और व्यंजन है उनको अलग अलग कर देना। जब हम स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं तब उनका कोई मतलब नहीं होता। जब स्वर व्यंजन को अलग करते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब हम बड़े शब्द को जो दो छोटे शब्दों में तोड़ते हैं तो उन छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब। तो चलिए, आपका वर्ण विच्छेद हो गया, शब्द विच्छेद या संधि विच्छेद हो गया। जब दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं एक नया शब्द में बनता है, उसे हम संधि करना कहते हैं। जब एक बड़े शब्द को दो छोटे छोटे सार्थक शब्दों में तोड़ते हैं तो उसे शब्द विच्छेद या संधि विच्छेद भी कहते हैं। चलिए, क्या होता है योग या संधि विच्छेद, वर्ण विच्छेद? आगे इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जब मुझे संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद समझ में आएगा, अच्छी तरीके से इसको हम कर लेंगे, तो पहला चीज क्या हो जाएगा, कभी कोई इमला बोलेगा या सुनकर के कुछ मुझे लिखना होगा तो वहां पे हमसे गलती नहीं होगी। ठीक है। जैसे बोला गया प्रयास, प्रयास, प्रेम, है ना? तो जो उच्चारण हुआ तो इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं। प्रेम, क्या बोला गया? प्रेम। खड़ी हो जाओ, फिर से बोलो। प्रेम। प्रेम, प्रेम। तो पा देखो कम उच्चारण हो रहा है, रे हो रहा है ना? तो यानी कि देखो, अगर प्रेम बोला गया, इसमें पा का उच्चारण हो रहा है, रे का उच्चारण हो रहा है और माँ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे प्रेम हो जाएगा, है ना? लेकिन क्या क्या रहा है? प्रेम। तो पा जल्दी बोला जा रहा है, यानी कि पा आधा रहेगा। पा में इसमें स्वर नहीं है, पा में स्वर नहीं है, इसके हलंत लगा देंगे। तो हो गया आधा पा, राते मात्रा रे, मन। अब बन गया आपका प्रेम। बात समझे? ऐसे देखो, ट्रेन। अगर मुझे वर्ण विच्छेद आएगा तभी हम सुन करके सही सही लिख पाएंगे। जैसे शब्द आया ट्रेन, ट्रे, ट्रे, बोलिए ट्रे, रे, रे बोला ना, यानी कि टा शब्द आ रहा है, रे ना। लेकिन ऐसा नहीं देंगे जैसे प्रेम हो गया वैसे ट्रेन हो जाएगा। लेकिन ट्रेन तो हो जाएगा आधा पहली टा में विसर्ग, टा में स्वर नहीं है। ठीक है। तो इमला लिखने का मतलब क्या होता है, शुद्ध लेख लिखने का मतलब क्या होता है? सुन कर लिखना। जब हम सुनते हैं, कान से हम सुनते हैं और कलवा मेरा ये दिमागों को भेजता है कि देखो भाई दिमाग, इसमें क्या क्या मिला है? ट्रेन, इसमें क्या क्या रहेगा? तो दिमागवा विश्लेषण करेगा, ट्रेन, यानी कि उसमें टा पे स्वर नहीं है, टा जो है स्वर विहीन है, स्वर उसमें नहीं है, तो हो जाएगा टा हलंत। ट्रेन यानी रा पर एक ही मात्रा रे कह रहा, रा पर एक ही मात्रा रे न। तो दिमागवा जो है हथवा को ऑर्डर करेगा, लिख भाई पा हलंत या आधा पा, क्योंकि पा पे स्वर नहीं है, पा हलंत, पा हलंत या टा हलंत। रे है, रा पे एक मात्रा लगाओ भाई, लगा दिया हाथ, ना लिख दो तो क्या हो गया? आधा टा, रा पे मात्रा रे न, रे। इसको क्या लिखते हैं हम? आपको जो बताया गया था, रेफरा, हंस पादेंद्रा और पादेंद्रा। रेफरा यानी चुरकियाला, हंस पादेंद्रा और क्या तीसरा क्या बताया गया था? पादेंद्रा। तीन रा बताया गया था। तो तीनों रा कहाँ लगता है ये आपको जानकारी है? ये ट्रेन कहाँ लगते हैं? ट्रेन। ऐसे आपका ब्रेन लिखा जाएगा, है ना? तो आप इस चीज को कायदे से समझिए। तो इसका उद्देश्य क्या निकला? यानी कि शुद्ध शुद्ध वर्तनी लिखना। इसका उद्देश्य क्या आया? वर्तनी को शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना।
और जब हम शब्द विच्छेद की बात करेंगे तो यह कोई शब्द का मतलब क्या निकलेगा। जैसे हिमालय, अगर आपसे बोल दिया गया हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत है, तो ये बड़ा शब्द दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। आलय जुड़ा हुआ है ना, ये हो जाएगा हिम धन आलय। हिम माने क्या होता है, बर्फ, बर्फ होता है। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, यानी कि बर्फ का घर। तो हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं हिमालय। क्या कहते हैं, हिमालय का हिमालय नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हिम माने बर्फ, आलय माने घर, यानी वहां आप देखेंगे पूरे पहाड़ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो ये हो, अभी आपको जो वहां टीवी लगी उसमें दिखाऊंगा हिमालय की ऊंची चोटी बर्फ कैसे जमी रहती है, ठीक है। जब आपका टर्म आएगा वहां की क्लास का तब आप वहां दिखाएंगे। आज ही तो है, आज है सेकंड टाइम। चलिए बात सही आ गया। चलिए अब दो चार शब्दों का हम वर्ण विच्छेद करें। तो जैसे पहला शब्द आपका है सहुआइन, ध्यान दीजिएगा, आप लोग शब्द विच्छेद को पहले भी कर चुके हैं। सहुआइन क्या शब्द है, सहुआइन। अब देखिए सहुआइन में क्या क्या जुड़ा होगा, ध्यान दीजिए सब। पहले क्या है, सा, ध्यान दीजिएगा क्या है, सा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सा हलंत धन छोटा, सा हो गया। फिर हा, हु, हु क्या है, हु, हा पर छोटे हु की मात्रा, ठीक है। तो इसमें जो हु शब्द है, हु, इसमें स्वर और व्यंजन को अलग करना है। क्या करना है, स्वर और व्यंजन को अलग करना। ये हो जाएगा हा हलंत धन उ, हा हलंत धन छोटा उ, धन वा, वा पर आ की मात्रा, छोटा आ नहीं बड़ा आ कह दीजिए। तो वा हलंत धन बड़ा आ प्लस ई, ई अपने आप में स्वर है, तो इसको भी लिखते हैं ई धन ना, ना आ गया, तो ना हलंत धन छोटा, ना हलंत धन छोटा, ये आपका बन गया सहुआइन। क्या बन गया, सहुआइन मतलब जानते हो, एक साहू होते हैं, उनकी पत्नी को सहुआइन कहा जाता है। लगभग गांव में सहुआइन होती है ना, उनके यहाँ दुकान रहती है, कहीं जाओ सहुआइन के सामान ले आओ, मतलब समझे। अब देखो अगला है गृह स्वामिनी, बढ़िया शब्द है, क्या है, गृह स्वामिनी, घर की मालकिन। जुम्मन और अलगू चौधरी आपने पढ़े होगा ना, जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा, पढ़े हैं ना, शमशु साहू, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख वाली कहानी, पंच परमेश्वर। हाँ, अब देखो आगे वहां गृह स्वामी शब्द आया। अब इसका हम क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद। क्या करते हैं, देखो तो गृह, गा पे री की मात्रा है, तो गा हलंत धन री, फिर हा, तो हा हलंत आ की उच्चारण हो रहा है छोटा, जिसपे कोई मात्रा ना देखे इसका मतलब छोटा है, वहां पे छोटा है। अब प्लस गृहस्वामिनी आदासा है, ये इस जो आदासा लिखा गया है इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, ये हो जाएगा सा हलंत, और हम आगे बढ़ जाएंगे। वापाक मात्रा वा, तो वा हलंत धन बड़ा आ, गृह स्वा हो गया। अब मिनी मात्र छोटी की मात्रा, तो अगर मी को हम अलग अलग करेंगे तो माँ हलंत और इस पे छोटी ई वाला स्वर है, तो धन माँ हलंत धन छोटी मी, और ना क्या है नी,
ना पर ई की मात्रा है, बड़ी कह लीजिए। तो धन ना हलंत धन बड़ी, तो आपका हो गया ये गृह स्वामिनी। तो कैसा रहा आपका आज? इतना आज काफी है। आपके संदर्भ वर्ण विच्छेद, सद विच्छेद या संध विच्छेद। संध विच्छेद जो होता है सद विच्छेद और वर्ण विच्छेद में अंतर। सद विच्छेद में बड़े शब्द को दो छोटे छोटे शब्दों में अलग करते हैं, और जो छोटे छोटे शब्द मिलेंगे उनका भी अपना मतलब निकलेगा। लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं उसमें स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं, तो ना तो स्वर का कोई मतलब होता है ना तो व्यंजन का कोई मतलब होता है, उनका कोई अर्थ नहीं। बात समझ आ गई? ओके, थैंक यू।